बेटा कल वाले लेक्चर में से कुछ बातें और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कल हमने ई ओवर एम रेशो में कुछ बातें रह गई थी जिसको कल अहमद ने भी पूछा था लास्ट में। तो डिटर्मिनेशन चार्ज टू मास रेशो हम बात कर रहे थे कि चार्ज टू मास रेशो का मकसद बुनियादी तौर पर स्पेसिफिक चार्ज को आइडेंटिफाई करना होता है कि यूनिट मास में कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर कोई चीज़ हल्की है, कम मास है और सेम चार्ज है, और एक चीज़ मैसिव है और सेम चार्ज है, तो आप देखेंगे जो हल्की है इट्स मीन दैट उसमें चार्ज पर यूनिट मास कंपैरेटिवली ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो दूसरी है। ले जी बेटा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका मकसद क्या है? मिसाल के तौर पर बेटा हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो ये आपके पास एक चार्ज है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने इनटू द प्लेन जो है वो अप्लाई की है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मसलन ये डायग्राम थोड़ी सी उल्ट बनी हुई है। हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स यहाँ पर जो है वो आप देखें ये इनवर्ड आ जाएगी, फोर्स की ये डायरेक्शन है। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर आता है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी। फिर अगर मूव करता हुआ इस जगह पर आता है तो वेलोसिटी की अगर ये डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड से इधर आ जाएगी। फिर इसी तरह अगर मूव करता हुआ ये तो फोर्स की ये डायरेक्शन। अब बेटा यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर हम बारी बारी उनको देखते हैं। इफ Q1 एंड Q2, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्कस किए हुए थे कि रेडियस डायरेक्टली, चले पहले इन पॉइंट्स को देख लें फिर आगे देते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आपने निकाली हुई है वो है Q/m वेलोसिटी b मल्टीप्लाई बाय r। तो यहाँ पर अगर हम लोग r और मास के दरमियान रिलेशन देखें तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका जितना मास होगा उतना ज़्यादा रेडियस। फिर रेडियस को वेलोसिटी के साथ देखें तो उसको इधर ला के रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। फिर रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और रेडियस डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है b के। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर आप फर्ज करें कि मास ज़्यादा करते जाएंगे किसी चार्ज पार्टिकल का, अगर मास ज़्यादा करते जाएंगे तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा, और जब रेडियस बढ़ता जाएगा तो आपके पास उसका कर्वेचर कम होता जाएगा। यानी कि जितना बड़ा सर्कल होगा, एक ऑब्जेक्ट इधर से ऐसे घूम के सर्कल मुकम्मल कर रहा है तो इसका कर्वेचर कम है, और अगर इसी को हम लोग छोटे दायरे में घुमाएं तो इसका कर्वेचर जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जितना भारी होगा, जितना मैसिव होगा, उसका रेडियस उतना ज़्यादा होगा, और जब रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका कर्वेचर कम होगा। जैसे आप सारी चीज़ें सेम रखते हैं और मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक हीलियम है, और प्रोटॉन का मुकाबला अगर आप हीलियम से करवाएं तो हीलियम का मास प्रोटॉन के मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छा, अगर हीलियम का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में ज़्यादा है तो मास ऑफ हीलियम ज़्यादा है तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, जिससे कर्वेचर कम होगा। इसी तरह अगर आप प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम की बात करें तो इनके मैसेस डिफरेंट हो सकते हैं, चार्जेस सेम है, तो ऐसे केसेस में हम मास और रेडियस को डायरेक्ट ले सकते हैं। फिर इसी तरह वेलोसिटी के साथ अगर रिलेशन देखें तो हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डबल कर दें और बाकी सब कुछ सेम रखें तो वेलोसिटी डबल करने से रेडियस भी डबल हो जाएगा। और फिर फाइनली रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, यानी कि अब इसमें आप सब कुछ सेम रखते हैं और एक चार्ज डिफरेंट करते हैं। जैसे सेम केस में प्रोटॉन, और अगर हम लोग हीलियम या पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हम यहाँ पे अब चार्ज डिफरेंट कर रहे हैं, और जब चार्ज डिफरेंट कर रहे हैं तो जो ज़्यादा चार्ज होगा उसका रेडियस कम होगा, और फिर रेडियस फाइनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। बस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कर्वेचर से कंफ्यूज होते हैं।
एक्चुअली रेडियस ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि कर्वेचर भी ज़्यादा है, बड़े रेडियस का कर्वेचर कम होगा और छोटे रेडियस में कर्वेचर ज़्यादा होगा, बस इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। बेटा इसमें कुछ हम लोग जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हम मूव करवाते हैं उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी देते हैं उसको मूव करवाने के लिए, और वो काइनेटिक एनर्जी Q मल्टीप्लाई बाय V है। और फिर यहाँ से मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम अंडर रूट MQV भी आ जाता है। इसी में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट है, ये एक रिलेशन आप पढ़ते हैं। ले बेटा जी यहाँ से अगर कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ करूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बड़ा अहम है। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज को हम 1e कह लेते हैं, दूसरे को 2e कह लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास हीलियम आ गया और ये हमारे पास प्रोटॉन आ गया। एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम मोमेंटम, हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और एक हीलियम चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंटम सेम है और वो एंटर होते हैं। अब देखिए Q आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय r। तो अब देखिए यहाँ पर मोमेंटम सेम है, अगर आप इस मोमेंटम को सेम रख दें, कांस्टेंट कर दें, अब मोमेंटम कांस्टेंट कर दें, b ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r के, ठीक है, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। इट्स मीन दैट अब यहाँ पर आप देखें किसका चार्ज ज़्यादा है। अगर इसका चार्ज 2e है, अगर इसका चार्ज 2e है तो इसका रेडियस जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो एक्चुअली जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हीलियम है और एक प्रोटॉन है, गौर से सुनिएगा, एक हीलियम और एक प्रोटॉन है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए विद सेम मोमेंटम के साथ। अब वो एंटर होने के बाद उनके दो सर्कल बन गए, एक का नाम ए रख लो, एक का नाम बी रख लो। बताइए बी रेडियस किसका होगा और ए रेडियस, ये जो सर्कल बी आपको बड़ा नजर आ रहा है वो हीलियम का होगा या हमारे पास प्रोटॉन का होगा? जी जी बेटा, वो आसान है यार, क्या हो गया, कि सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे? मोमिना, सलमा, आयशा, तारिक, जी बेटा, जैन, आमना, आयशा, मारिया, लाइबा, कोई तो बोलो, अबे कोई तो बोलो, क्या हो गया, मैं उस वक्त का बोल रहा हूँ, क्या हो क्या गया तुम लोग? बेटा सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो मैंने कहा एक प्रोटॉन ले लें और एक हीलियम ले लें, दोनों को सेम मोमेंटम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाएं तो एक का रेडियस बड़ा और दूसरे का रेडियस छोटा होगा। अब मैंने आपसे पूछा बड़ा रेडियस किसका होगा और छोटा रेडियस किसका होगा, तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम सेम है तो Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस छोटा होगा। अब चार्ज किसका ज्यादा है? हीलियम का चार्ज ज्यादा है। अच्छा हीलियम का चार्ज ज्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा? कम। तो जो छोटे दायरे में घूम रहा होगा वो हीलियम होगा और जो बड़े दायरे में घूम रहा होगा वो प्रोटॉन होगा। सादा सादा सी बात थी। जी बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि रेडियस की रेशो चार्जेस की रेशोस के साथ इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये थोड़ा सा अहम था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाते हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, यानी कि एक प्रोटॉन है एक आपके पास हीलियम है, बोथ हैव द सेम काइनेटिक एनर्जीज। अब अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इन चक्रों से निकल जाएं। फर्ज करें ये आप निकल जाएं इनसे, अगर इसको नहीं चाहते तो बेहतर तो ये कि आप देखें काइनेटिक एनर्जी चेंज सेम होने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी होती है V मल्टीप्लाई बाय E। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका लो ये फैक्टर V भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, तो फिर क्या बचता है? रेडियस बचता है। तो फिर रेडियस का इसके साथ रिलेशन बनाए तो ये चीज़ बनती है, यानी कि रेडियस के रेशो चार्जेस के साथ। अब मैंने हीलियम ले लें, इसको हीलियम ले लें H और इसको प्रोटॉन ले लें। अब 2 वाला प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन के ऊपर 1Q होगा और हीलियम के मतलब 2Q हो जाएगा। फिर अगर मास की बात करें तो हीलियम के ऊपर जो मास है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4m आ जाएगा और इसके ऊपर कितना हो जाएगा? प्रोटॉन पर 1। तो ये कैंसिल होगा, सॉल्व करें तो आपके पास एक रेशो बन जाती है। तो इसका मतलब है अगर आप सेम
काइनेटिक एनर्जी से मूव करवाते हैं तो हम इसको याद रखें, Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के और M इनवर्सली M जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। तो यहाँ से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको ही हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के आ जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज के। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे आपका इनमें कोई सवाल है तो पूछे, क्योंकि परसों आपकी इसी चैप्टर की डिस्कशन भी है, ठीक है। तो अभी मैंने चैप्टर 15 स्टार्ट करना है। ई ओवर एम रेशो के अंदर कल ये पॉइंट एक रह गया था, इसमें आपसे कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करूंगा 5 मिनट की ब्रेक के बाद। अच्छा जी बच्चों, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 15 पर बात करेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्ड इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इंडक्शन, और ये चैप्टर आपका बुनियादी तौर पर ट्रांसफार्मर, जनरेटर और लेंज़ेस लॉ, फैराडेज लॉ के गिर्द घूमता है। इसमें सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बैक ईएमएफ के कॉन्सेप्ट जो है डीसी मोटर में शामिल नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो चले समझ आ जाती है, इंडक्शंस का क्या मतलब होता है? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ के आते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और चैप्टर 15 इसका उल्ट है कि हम किस तरह मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट का सफ़र जो है वो कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर मैग्नेटिक फील्ड से करंट तक आपने जाना है। करंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग किसी फैक्ट्री में बनाते हैं, बल्कि करंट सिंपल एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, और इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को मैनेज करने के लिए हमें वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करना होता है। सेम ऐसे ही जैसे पानी बनाया नहीं जाता, पानी को फ्लो करवाने के लिए हम लोग सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस एक स्लोप दे दें तो पानी फ्लो करना शुरू कर देता है। इसी तरह हवा को चलाने के लिए हमें प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट करना और पानी वो हवा चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह प्यारे बच्चों, किसी भी जगह पर करंट या स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए हमें एक्चुअली वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करना होता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बैटरी के अंदर बाय केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल इंडक्शन का एक सफर होता है, और उस केमिकल इंडक्शन को हम लोग ईएमएफ कहते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हम एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। तो इंडक्शन को सिंपल अगर हम लोग ईएमएफ से तशबीह दें तो ईएमएफ क्या थी? ईएमएफ से मुराद एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, और इसको हम लोग डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, और इसका यूनिट जाउल पर कूलम या वोल्ट के नाम से इसको जानते हो। जाउल पर कूलम, वोल्ट, दीज आर सिंपली ईएमएफ। ठीक है जी। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, इसको वोल्ट, ईएमएफ वगैरह कहते हैं, इसको इंडक्शन भी कह सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली ईएमएफ को इंड्यूस्ड करना है। अब ईएमएफ पैदा करनी कैसे है? हमने यहाँ पर ईएमएफ को पैदा करने के लिए याद रखें, स्टेडी चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए इस इक्वेशन का बड़ा अहम किरदार है, Q इंटू वी क्रॉस बी। सही है, Q इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब है कि हमें किसी कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, तो जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उन कंडक्टर के अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एग्जीक्यूट होगी, और वही फोर्स बेसिकली उन चार्जेस के बहाव में एक अहम किरदार अदा करती है। एक तो ये तरीका है, हम हर टॉपिक को इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये है कि हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करें, जैसे मैं आपसे ये लिख रहा हूँ, जैसे आपकी एफएससी की बुक में, कि जो फ्लक्स है यानी कि चेंज इन फ्लक्स करें। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपने करना है। देखिए प्यारे बच्चों, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे कर सकते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को करने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला जो है वो होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर 1,
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं, यानी कि आप डेल्टा बी कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन एरिया कर सकते हैं, ठीक है, या हम लोग एंगल में वेरिएशन लेके आ सकते हैं, चेंज इन एंगल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखें मुख्तलिफ तरीकों से हम चेंज इन फ्लक्स ही कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप देखें ये हमारे पास एक प्लेन है, अगर आप इस प्लेन को मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मेरा हाथ है, इसको आप अंदर की तरफ लेके जाएं, बाहर की तरफ लेके आएँ, तो आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कर रहे हैं बाय सिंपली चेंजिंग एरिया। या आप इस हाथ को या इस लूप को ऐसे देखें, ये ऐसे पड़ा है, अब इसको यूं घुमाना शुरू कर दें ऐसे, तो जब आप घुमाना शुरू कर देंगे तो ये देखें इसमें फ्लक्स मैक्सिमम, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो कंटिन्यूसली जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आएगा, और उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ पैदा होगी। तो हम लोग चेंज इन फ्लक्स का सफ़र पूरा कर सकते हैं बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग एंगल। अच्छा, हम जब भी चेंज इन फ्लक्स करते हैं तो उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ पैदा होगी, ये याद रखिएगा। मैं बड़ी अहम बात करने लगूँ कि चेंज इन फ्लक्स से हमेशा ईएमएफ पैदा होगी, लेकिन उस ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है, ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम के ऊपर। यानी कि हम चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, बाज़ का आप देखें एक स्टूडेंट चेंज इन फ्लक्स 5 वेबर का लेके आता है 10 सेकंड में, एक स्टूडेंट चेंज इन फ्लक्स 5 वेबर 1 सेकंड में चेंज लेके आता है, तो उसके अंदर ईएमएफ ज़्यादा होगी। अब चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम आपने इसको बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली आप कहेंगे सर इसकी स्पीड को ज़्यादा कर दें, तेज़ी से मूव करवाएं। तो नंबर 1, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट डिपेंड्स किस पर कर रहा है? ईएमएफ का ताल्लुक ऑब्वियसली वेलोसिटी के साथ है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी या स्पीड होगी ईएमएफ ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी ईएमएफ ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन बेटा हम लोग करंट की अगर बात करें तो करंट का ताल्लुक ईएमएफ के साथ है। अब आप जितनी बड़ी ईएमएफ पैदा करेंगे करंट भी उतना ज़्यादा होगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या ईएमएफ सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? नो सर। जी, कैसे? थोड़ा सा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें। सर करंट डिपेंड करेगा, इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट ही रहेगी। कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मसलन आपके पास ए कॉइल कॉपर का है, बी सिल्वर का है और डी गोल्ड का है, तो बताइए हम तीनों को एक ही स्पीड से मूव करवाते हैं तो ईएमएफ किस में ज़्यादा होगी, या तीनों में सेम होगी? सर ईएमएफ सेम ही होगी तीनों में, करंट हाँ, ईएमएफ डिफरेंट होगी सर। नहीं नहीं बेटा, ईएमएफ मैंने कहा तीनों कॉइल्स हैं सेम, डिफरेंट मटेरियल के हैं, मतलब गोल्ड कॉपर सिल्वर है, डिफरेंट मटेरियल के, लेकिन इन तीनों कॉइल्स के अंदर उन तीनों कॉइल्स की स्पीड सेम है, ईएमएफ किस में ज़्यादा होगी, कम होगी? जी सर, फिर वो सेम ही रहेगी ईएमएफ। हाँ जी, ईएमएफ सेम रहेगी। तो जैसे मैं आपको ये फर्ज करे डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये जो कॉइल नज़र आ रहा है, इस कॉइल को हम लोग चेंज कर देते हैं। मतलब चेंज कैसे करते हैं? गोल्ड से चेंज कर दे, सिल्वर से चेंज कर दे, बट उसकी जो आरपीएम है, घुमाने की रफ्तार है, वो सेम रखते हैं। तो आप जो मर्जी मटेरियल ले आए, ईएमएफ की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। क्या डिफरेंट हो सकता है? करंट डिफरेंट हो सकता है। अब इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर हम ओम्स लॉ से आए तो ईएमएफ या वोल्टेजेस बराबर है आई मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। अब इस केस में देखें हमारे पास अगर आपने किसी तरीके से 50 वोल्ट जनरेट किए, अब 50 वोल्ट के अक्रॉस फर्ज करें इसकी रेजिस्टेंस है 2, लेकिन इसमें करंट कितना हो गया 25। अब अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा के 10 कर दिया तो वहाँ पर जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, 50 रहेगी। फिर इसी तरह अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा के 50 कर दी तो करंट 1 हो गया।
तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, और फिर यहाँ से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके क्रॉस करंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, हमारा ना नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। समझे कि मोशनल ईएमएफ एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप अगर ध्यान से समझ जाएं तो इसमें लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ, बड़ा कुछ आ जाता है। क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से कितना रह गया अभी आपका, तो मैं ना इसको छेड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसको मैंने छेड़ दिया ना तो ये 9 मिनट में होना नहीं है। तो देख लें क्या कहते हैं, छेड़ दें इसे। चलें बेटा, मंडे वाले दिन आपने याद रखे कि चैप्टर 14 का ज़रा टेस्ट देख के आइएगा, उसको उसकी डिस्कशन है, और इंशाल्लाह ताला फिर मंडे वाले दिन डिस्कशन, और फिर इसको अगले दिन हम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।